नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर अप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार पर बवाल बढ़ रहा है। महागठबंधन में असंतोष नजर आ रहा है और नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तो खुलकर कह रही है कि 2% वाले नेता को डिप्टी सीएम और 18% वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। कई मुस्लिम नेता भी इस मसले को उठा रहे हैं कि जब अति पिछड़ी जाति से सैनिक के नाम की घोषणा हुई तो साथ में मुसलमान डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती थी। तो वहीं कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया है। पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू के सामने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने खुलकर टिकट वितरण का विरोध जताया और राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाए। पटना में अलवरू होटल से निकलकर जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, आदित्य पासवान नाम के गुस्साए कार्यकर्ता ने टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाना शुरू कर दिया। तो कैसे महागठबंधन में मचा है बवाल, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी सीएम को लेकर। मुकेश सहनी के नाम पर तो मुहर लग गई, अब मांग ये की जा रही है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट की भी घोषणा की जाए। नहीं, देखिए, मांग तो बहुत जायज है वहां पे, क्योंकि जब महागठबंधन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम इस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, समाजवाद का जो आंदोलन चला था तब से ये उनका गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कि लोगों को बताते भी हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे आके वो फंस जाते हैं। अब बिहार के जो मुसलमान हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, ये आवाज़ें काफ़ी उठ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ का जो एमआईएम के एक नेता है उन्होंने भी कहा है कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। मतलब ये जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो बिहार के अंदर हों या बिहार के बाहर हों, वो एक तरह से बिहार के मुसलमानों को भड़का भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने खुद, जब तेजस्वी यादव सरकार में थे उसी वक्त वहाँ पे कास्ट सर्वे हुआ, जाति जनगणना हुई, उसमें सबकी संख्याएं किसका क्या परसेंटेज है सामने आया। अब आप देखिए, अगर किसी एक जाति की बात करें तो यादव वहाँ सबसे ज़्यादा है 14%। उसके बाद अगर एक कम्युनिटी की बात करें तो मुसलमान है 18%। मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो हार्डली 2 से 3% है। हालांकि जो मल्लाह कम्युनिटी निषाद का एक पार्ट होता है, केवट वगैरह को भी जोड़ दें तो भी लेकर के 5-6% वो जाएंगे। ठीक है। अब मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई हम तो एक लंबे समय से 1990 के दशक से ही हम आपको वोट देते आ रहे हैं, हमने किसी और को वोट दिया ही नहीं, और हमारी संख्या 18%, आपकी संख्या 14% की जो MY कॉम्बिनेशन है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है वो जिस पिलर पे खड़ी है, वो किस पिलर पे खड़ी है? M और Y का पिलर है, मुस्लिम और यादव। तो यादव 14% और मुसलमान है 18%। तो भाई आपने तो मुख्यमंत्री का पद ले लिया कि हम मुख्यमंत्री होंगे, और ये जो 2-3% वाले जो मुकेश सहनी है वो बन गए उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार, डेप्यूटी सीएम के दावेदार। तो ये जो मुसलमान है लगभग 18%, वो क्या करेगा? वो दरी बिछाएगा क्या? वो जीवन भर दरी बिछाता रहेगा। और अब वहां के मुसलमान ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये अजीबोगरीब आदत बना ली है। आप हमें भाजपा का डर दिखाते हैं कि भाई हमको वोट दो, और अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी और फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल करेगी। मतलब ये भाजपा का डर दिखा दिखा करके आप हमारा वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में आप सोचते ही नहीं। भाई जब आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं मुकेश सहनी को, तो हमारी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, ये विरोध इतनी धीरे धीरे तेज होती जा रही है कि बाद में कांग्रेस के लोगों को ये कहना पड़ा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि एक ही उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, और भी होंगे। तो सवाल यह है कि जब विरोध हुआ उसके बाद ही आपको कहना था। जिस मंच से आपने ये घोषणा की कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, उसी मंच से आप कहते कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी होगा, चाहे वो कांग्रेस से हो या किसी और पार्टी से हो। देखिए, मुकेश सहनी 12-13 सीट लड़ रहे हैं, कांग्रेस 61 सीट लड़ रही है ना। तो भाई आप या तो किसी का नाम ही रख देते कि ये व्यक्ति उप मुख्यमंत्री होगा, या ये कह देते कि कांग्रेस से कोई मुस्लिम भी उप मुख्यमंत्री होगा। ये आप कह सकते थे ना, आपने नहीं कहा। तो मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो जब भी चुनाव का वक्त आता है ये भाजपा का डर दिखा करके उनके पास पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें वोट दो, और उसके बाद वो भूल जाते हैं। देखिए, ये एक बड़ी वजह है। ये मुसलमानों में
ये जो भावना है घर करती जा रही है, और ये वजह है कि वहां पे एक ओपनिंग हो गई है ओवैसी जैसे लोगों के लिए। ओवैसी की पार्टी इस बार तकरीबन 100 सीट लड़ रही है। अभी तक क्या होता था कि ओवैसी मूल रूप से सीमांचल का जो इलाका है वहीं पे चुनाव लड़ते थे। पिछली बार 20 सीटें लड़ी, उन्होंने 5 जीत भी गए। ये और बात है कि राजद ने उनके 4 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया, पोच कर लिया, खरीद लिया। इसका भी एक जो है बढ़िया मैसेज नहीं गया कि आपने खरीद लिया ओवैसी के विधायकों को, उन मुसलमान विधायकों को आपने खरीद लिया। अब ओवैसी बाकी 80 सीटों पे भी लड़ने जा रहे हैं और वो इसको हवा दे रहे हैं जी। ये एमआईएम के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हमको सिर्फ दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो जो बिहार के मुसलमान हैं वो कब तक ये राजद के गुलाम बन के रहेंगे, कब तक आप गुलामी की जिंदगी जियोगे। वो कहते हैं भाई तुम अपनी पार्टी को वोट दो। और देखिए, अगर बिहार के मुसलमानों में ये भाव जो है बढ़ता गया, भाव तो आ ही रहा है, लेकिन अगर ये उग्र हुआ, अगर रोष उस लेवल तक पहुंचा, तो राजद को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सीट हैं जहां पे मुसलमान अकेले जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो जिता सकता है। और देखिए इस बार क्या हो रहा है कि जो जनसुराज है, अब वैसे तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की नजर भी मुसलमान वोटों पे है। आजकल वो जहां भी जाते हैं कुरान की आयतें पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर थोड़ा थोड़ा वोट भी अगर ओवैसी की पार्टी काटती है, अगर ये असंतोष रहा, अब तक सब लोग एक तरफा वोटिंग करते रहे हैं राजद के लिए, लेकिन अगर ये असंतोष घर करता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा इस्तेमाल यूज एंड थ्रो के लिए हो रहा है, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जो जगह मिलनी चाहिए, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, हमें जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो हम राजद को क्यों वोट करें। तो हो सकता है कि सेंध लग जाए, कुछ वोट जनसुराज ले जाएगी, कुछ वोट ये ओवैसी की पार्टी ले जाएगी। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अभी बेलागंज में जो उपचुनाव हुआ था वहां राजद हार गई। क्यों हारी? क्योंकि मुसलमान वोट बंट गया। वहां राजद के कैंडिडेट थे सुरेंद्र यादव के बेटा, और जनसुराज ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। तो कुछ मुसलमानों ने राजद को वोट दिया और कुछ मुसलमानों ने जनसुराज के कैंडिडेट को वोट दिया। तो फायदा किसको हो गया? भाजपा को फायदा हो गया, भाजपा का कैंडिडेट वहां जीत गया। तो ये जिस तरह से बेलागंज का उपचुनाव हुआ, ये बिहार के दूसरे हिस्से में भी आपको उसकी झलक मिल सकती है। जिस तरह का असंतोष मुसलमानों के बीच में इस वक्त बन रहा है, अगर तेजस्वी यादव ने वक्त रहते इनसे बात करके इस असंतोष को दूर नहीं किया, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा राजद को भुगतना पड़ सकता है। जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, कृष्णा अलवरू को लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। अब तो वो होटल से भी बाहर निकल रहे हैं तो लोग उनके सामने खड़े हो जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उनके ही सामने लगा रहे हैं। कैसे कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अलवरू को आगे तो किया, लेकिन कांग्रेस उनके ही चंगुल में फंस गई। देखिए, कृष्णा अलवरू का एक इतिहास है। कर्नाटक में जो जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें कृष्णा अलवरू की बड़ी भूमिका थी। तेलंगाना में भी उनकी भूमिका रही। उसके बाद उनको भेजा गया पटना। हाँ। ठीक है। अब समस्या वहां पे क्या हो गया कि होता है ना, कई बार आप दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी स्थिति यह है कि बिहार में कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है उनका। कृष्णा अलवरू बहुत ही चार्ज अप होकर के गए कि हम तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए कोई नई जमीन तलाश करेंगे और कांग्रेस को एक नई पहचान देंगे। समस्या क्या है कि आपने जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आपने नजरअंदाज किया। आपने कहा कि नहीं, हम तेजस्वी की बात नहीं सुनेंगे, हम कम से कम 61 सीटों पे लड़ेंगे, ठीक है, और हम अपनी मनमानी करेंगे। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस में एक लंबे समय तक अखिलेश सिंह का प्रभाव रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह, ये अखिलेश प्रसाद सिंह कौन है? ये दरअसल राष्ट्रीय जनता दल में ही हुआ करते थे, लालू के बड़े करीबी थे। वहां से वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए, और कांग्रेस में आने के बाद भी कहते हैं कि वो कहने के लिए, मतलब शरीर कांग्रेस में था, आत्मा उनकी राजद में ही थी। और जो लालू जी कहते थे वही अखिलेश प्रसाद सिंह करते थे। अखिलेश प्रसाद को जब राज्यसभा भेजा गया तो वो दरअसल झारखंड में उस वक्त लालू जी बंद थे जेल में, वहां वो गए और वहां से लालू जी ने खुद फोन किया सोनिया गांधी को कि भाई हम अखिलेश को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो ऐसी नजदीकियां थी। अखिलेश सिंह के ऊपर यह आरोप लगा कि भाई वो लालू के कहने पे ही कैंडिडेट तय करते हैं। कई बार ऐसे कैंडिडेट तय किए जो कि अपर कास्ट का वोट काटे, है ना, भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अखिलेश के ऊपर यह आरोप था। अब कृष्णा अलवरू वहां पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई प्रदेश यूनिट की हम नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से टिकट वितरण करेंगे। अब यहीं पे सारी समस्या की जड़ आ गई। अब जब उन्होंने अपने हिसाब से टिकट वितरण करना शुरू किया, और उसमें समस्या ये हो गई कि उनको लगा कि पप्पू यादव ही सही आदमी है, उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। पप्पू यादव की छवि बिहार में बिल्कुल एक्सटॉर्शन करने वाले व्यक्ति की, ये आप समझ लीजिए। अब इन दोनों के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने पैसा लेकर के टिकट बांटा, टिकट एक तरह से बेच दिया। और कृष्णा अलवरू पे यह आरोप लगना, यह एक तरह से सीधे सीधे राहुल गांधी पे आरोप लगने के बराबर है, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी हैं।
भाई उन्होंने पैसा लिया तो किसको दिया? राहुल गांधी को तो जानकारी होगी इस बात की। तो कृष्णा, अच्छा देखिए, जब कैडर जो होता है, अब एआईसीसी के एक सदस्य हैं आनंद माधव, उन्होंने भी कहा कि भाई इस व्यक्ति का इस्तीफा होना चाहिए, इसने पैसा लेकर के टिकट बेचा है। एक और पूर्व विधायक हैं शाही, उन्होंने भी कहा कि हमें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया और पैसा लेकर के टिकट बेचा गया। तो ये कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, एआईसीसी का मेंबर है, पूर्व विधायक है, तो आपको उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो इन लोगों ने जो आरोप लगाया है, कहते हैं जहां पे आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। तो कृष्णा अल्लावरू के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको खारिज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगी। और आप ये मान के चलिए कि कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ राहुल गांधी को एक्शन लेना ही होगा, वरना विद्रोह, ये जो चिंगारी है ना, ये आग में बदल सकती है, ये लपटें और भी बढ़ सकती हैं और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महागठबंधन में बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बाकी नेताओं ने सदाकत आश्रम में अलावरू के खिलाफ मोर्चा भी खोला। प्रदर्शनकारियों ने उपवास कर बिहार कांग्रेस बचाओ के नारे भी लगाए। नाराज नेताओं का आरोप था कि कृष्णा अलावरू ने पार्टी के भीतर टिकट वितरण में गड़बड़ी की और बाहरी नेताओं को टिकट दिया। नेताओं ने उन्हें टिकट चोर करार भी दिया। इस प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया कि अलावरू की नीतियों और निर्णयों के कारण कांग्रेस बिहार में कमजोर हो रही है और पार्टी कार्यकर्ता अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बवाल है, विद्रोह है, तो वहीं महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। अब डिप्टी सीएम को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।